एनएस एजुकेशन में एक बार फिर स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी करंट में चल रहा है उसको लेकर चलेंगे। आप ये मत सोचिए कि हम जो पॉलिटी सीरीज का हमने आपसे वादा किया है हम उसको डिले कर रहे हैं। वो सीरीज आपको बिल्कुल जल्द ही मिलने वाली है, कल से ही शायद उसका आपको फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। उसके पहले हम एक लेक्चर प्रेसिडेंट पर बनाना चाहते थे, क्योंकि बहुत टाइम से पिछले एक महीने से प्रेसिडेंट के नाम पर खींचतान इंडिया में चल रही है। फिर कौन बनेगा प्रेसिडेंट, क्या चल रहा है, हर न्यूज़ चैनल पे आपको यही देखने को मिलता है। तो हमने सोचा कि हम आपको उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराएं, तो आज हम वो कराना चाहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक पेन और पेपर अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। लेक्चर के लास्ट में हम प्रेसिडेंट से निकलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, तो प्लीज़ उस टाइम तक अपना फोकस बनाए रखिएगा। तो अभी प्रेसिडेंट में जो यूपी और एनडीए दो इंडिया के जो बड़े ग्रुप हैं, तो एनडीए ने जो नॉमिनेट किया है वो है रामनाथ कोविंद, जो एक्स गवर्नर हैं बिहार के पूर्व गवर्नर हैं रामनाथ जी कोविंद। और सेकंड है मीरा कुमार, जो पूर्व लोकसभा स्पीकर हैं और 2009 से 2014 लोकसभा में इन्हें स्पीकर का रोल निभाया था। और इनके नाम पे एक और अचीवमेंट जुड़ा हुआ है, यह फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा है। याद रखिएगा, यह फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा है। और इनका जो टेनर था वो 2009 टू 2014 लोकसभा में था। ठीक है, तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं कि प्रेसिडेंट करता क्या है, क्या होता है, सारा कुछ आपको हम प्रेसिडेंट को बताना चाहेंगे। तो प्रेसिडेंट का अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, आर्टिकल 52 टू 78 ये अपने यूनियन एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स हैं, जिसमें आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव होता क्या है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में बताना चाहूंगा कि इसमें कौन कौन आते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब जो मंत्री लोग होते हैं वो, और अटॉर्नी जनरल। तो ये लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है, तो वो पार्ट 5 है। ठीक है, याद रखिएगा कौन से पार्ट में आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्ट 5 में। ठीक है, अभी इसको आगे स्लाइड्स के थ्रू चलना चालू करते हैं हम, कि जो अभी प्रेसिडेंट अपने यहाँ पे इलेक्ट हो रहे हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू हो रहे हैं। और उसमें जो सिलेक्ट करने की प्रोसीजर है उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ये हुआ कि सभी लोग को वोट तो एक ही मिलेगा, बट वो ट्रांसफरेबल रहेगा, मतलब उसमें आपको चॉइसेस दी जाएंगी। आगे की तरफ जब हम पढ़ेंगे हम उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको, बिल्कुल आप उस चीज़ से निश्चित रहिए। सेकंड चीज़ है कि जो प्रणब मुखर्जी थे वो 13th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और 14th प्रेसिडेंट आने वाले हैं, जो 20 तारीख को, मतलब 20 तारीख के दिन उनका बिल्कुल 101% श्योरिटी है कि मतलब नए राष्ट्रपति हमारे देश को मिल जाएंगे। और ये भी श्योरिटी है कि जो एनडीए की तरफ से हैं रामनाथ जी कोविंद, उनका बनना तय है, क्योंकि उनका जो वोट है एनडीए के पास वो ज़्यादा है। और प्रेसिडेंट का जो टेनर होता है वो 5 साल का रहता है, पर वो तब तक रहता है जब तक कि नया प्रेसिडेंट उस ऑफिस में ना आ जाए। प्रेसिडेंट जो पूर्व प्रेसिडेंट रहते हैं, मतलब जो प्रीवियस प्रेसिडेंट हैं, वो तब तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते जब तक कि नया प्रेसिडेंट ऑफिस में ना आ जाए। ठीक है, और जो अपने 13th प्रेसिडेंट थे उनका जो टेनर है वो मिड जुलाई में ख़त्म हो रहा है। तो मिड जुलाई मतलब 15 जुलाई, तो 5 दिन शायद एक्सटेंड करके 20 जुलाई को अपने नए राष्ट्रपति जी आ जाएंगे, 20 या 21 जुलाई को शपथ लेके। तो ये 14वें राष्ट्रपति होंगे। याद रखना है कि रामनाथ जी कोविंद कौन से हैं, 14वें राष्ट्रपति। अब प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स कहाँ से चालू होते हैं, तो आर्टिकल 52 एक भारत में प्रेसिडेंट होने की बात करता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट, अगर आपने कभी मोनार्की में देखा हो, मोनार्की मतलब फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं ब्रिटिश या ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ प्रेसिडेंट का जो रोल है वो वहाँ की क्वीन निभाती हैं। ठीक है, और अब इंडिया में पर मोनार्की तो है नहीं, इंडिया रिपब्लिक है। ठीक है, अपन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ना कि अपने यहाँ पे मोनार्की किंग रूल चल रहा है। तो यहाँ पे जो भी है वहाँ पे प्रेसिडेंट हेड है, हेड ऑफ द स्टेट, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, अब आर्टिकल 53 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। मतलब यूनियन की जो सारी पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में रहती है, मतलब जो मेन डिसीजन रहेंगे वो प्रेसिडेंट के हैंड और सील से ही निकलेंगे।
बाकी मतलब डिसीजन लेने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, बट उसको अप्रूव करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। और जो अपने डिफेंस फोर्सेस होती हैं, तीनों डिफेंस फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो अपने प्रेसिडेंट जी, महामहिम जी होते हैं, तो याद रखिएगा। अब जो आर्टिकल 54 है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आपको अगले 1 साल तक मिलेंगे। मैं तो अभी मतलब 101% मतलब मैं आशा करता हूं कि अगले MPPSC और अगले व्यापम के जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें इनका कम से कम प्रेसिडेंट से एक क्वेश्चन आना तो तय है, तो बिल्कुल याद रखिएगा क्या है। तो प्रेसिडेंट में बताते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स। याद रखिएगा, मैं इलेक्टेड वर्ड को थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं, एक बार और अपना आप कंसंट्रेशन थोड़ा सा बना के रखिएगा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। कौन? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं 29 जो स्टेट्स हैं उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, तो पुडुचेरी और दिल्ली हैं इनके इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। नॉमिनेटेड इनमें नहीं है, नो। तो अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि सारे इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं दो, क्योंकि दो ही यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो दिल्ली एंड पौंडीचेरी, तो इनके इलेक्टेड मेंबर्स। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन नहीं करता है? तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, और सारे MLCs जितने भी जगह पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके MLC भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये तो आपको पता चल गया हो करता कौन है और नहीं करता कौन है, बिल्कुल पक्का आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, UPSC MPPSC हर जगह आपको यहाँ से क्वेश्चन निकला हुआ मिलेगा। अब इसका प्रोसीजर क्या रहता है इलेक्शन का, अब उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो प्रोसीजर क्या रहता है हम उसको बताना चाहेंगे आपको, कि इनका जो प्रोसीजर है वो MPs रिप्रेजेंट द होल कंट्री एंड दे हैव मोर वोट्स, MLA have fewer votes than MPs as they represent only the people in their state. This is called the proportional representation. ये तो आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि MPs जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो MLAs हैं वो अपने एक एरिया को या एक स्टेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी चीज़ को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोला गया है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ ही गया होगा। हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो नीति है, कैसे निर्वाचित होते हैं, मतलब मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आप उस चीज़ पे बात करेंगे, कैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो वोट का प्रोसीजर रहता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रहता है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये रहता है कि यह सिस्टम ये इंश्योर करता है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ही प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, मतलब एक मेजोरिटी डिसाइड की जाती है, ठीक है, कि इतने वोट आपको टच करने पड़ेंगे, और उतने जब करते हैं तभी आपको वो इलेक्टेड माना जाएगा। जैसे कि अपने यहाँ पे जैसे MLA का इलेक्शन होता है, तो उसमें अगर मान लीजिए 10 वोट कंटेस्ट 10 वोट डाले गए हैं और 3 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर किसी को भी 4 वोट मिल गए हैं तो उसका जीतना तय है, ठीक है। 4 या 5 वोट जिसको भी मिल गए, मतलब उसमें कोई एक क्राइटेरिया डिसाइड नहीं है कि आपको इतने वोट लाना ही पड़ेगा, उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट लाएगा वो विजेता घोषित होगा। पर मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के जो रूल्स हैं उनमें क्या रहता है कि एक इन्हें रिक्वायर्ड कोटा इन्हें पाना जरूरी है, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस के तहत इन्हें की जाती है। अब जो मैं बताना चाहूँगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA और वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP, बट इसको मैं मोटा मोटी तरीके से बताना चाहूँगा कि निकालते कैसे हैं। तो वैल्यू ऑफ, जैसे आप किसी भी राज्य से हो तो वहाँ के विधायक का एक वोट कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, आपके स्टेट की टोटल पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ MLAs, और आपके स्टेट में कितने MLAs हैं उनको, मतलब आपके राज्य की पॉपुलेशन कितनी है बटा उनको, उसको भाग दिया जाएगा किससे, नंबर ऑफ MLAs से, और मल्टीप्लाई किया जाएगा 1/1000 से। क्या किया जाएगा 1/1000 से, ये इसलिए कि इक्वालिटी लाने के लिए, क्योंकि किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है किसी की ज़्यादा है, तो मतलब वोट में अगर इक्वालिटी नहीं रहेगी तो फिर मतलब रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हो पाएगा, तो उसको मतलब सही करने के लिए 1/1000 से डिवाइड करते हैं। अब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MP का वोट कैसे निकालते हैं हम, MP मतलब सांसद का वोट अपन कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स
असाइंड टू एमएलएज। अब जो एमएलएज हैं 29 स्टेट्स के और 2 यूनियन टेरिटरीज के, इनको जितने वोट मिले हैं, ठीक है, उनका जो टोटल आएगा उसको भाग देंगे हम किससे, टोटल नंबर ऑफ एमपीज। टोटल नंबर ऑफ एमपीज मतलब टोटल नंबर ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा एंड नंबर ऑफ एमपीज ऑफ राज्यसभा, इन दोनों का जो एडिशन आएगा उससे हम भाग देंगे। किसको भाग देंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू एन एमएलए, मतलब जो एमएलए को जो टोटल वोट मिले हैं उनको इकट्ठा कितने वोट, मतलब एमएलए की जो वोट की परसेंटेज है, मतलब तो उसका जो इकट्ठा आएगा, मतलब जोड़ आएगा, उसको हम भाग देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ एमपीज से। ठीक है, तो ये आपको बता दिया है। अब आगे हम चलते हैं, ये वही प्रोसीजर है। अब इसमें सिलेक्शन की प्रोसीजर इसमें क्या रहती है कि सबसे पहले एक इलेक्टोरल कोटा डिसाइड किया जाता है, वो टोटल नंबर ऑफ बैलेट वोट्स पोल्ड प्लस 1/1+1 इक्वल्स टू 2+1 करके एक कोटा होता है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं कैसे निकालते हैं, मैं इसका ये बता देता हूँ थोड़ा सा ऊपर से कि निकाला कैसे जा रहा है सारा कुछ। तो जो इलेक्टोरल कोटा रहता है वो टोटल नंबर ऑफ बैलेट वोट्स पोल्ड, जैसे इसमें बताया गया है कि 10,000 वोट बैलेट वोट पोल्ड हुए थे, तो उसमें 1+1, जो 1+1 किया जाता है वो मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि द कोटा वोट। अब जो नीचे 1+1 करके है और फिर उसको एडिशनल एक 1+1 किया है, तो वो है नीचे की 10,000 जो बैलेट वोट पोल्ड हो गए। नीचे कितने कैंडिडेट चुने जाने, तो राष्ट्रपति एक ही बनता है, तो 10,000/1 हो गया। अब उसमें क्या रहेगा, इक्वालिटी लाने के लिए नीचे +1 करेंगे और ऊपर +1 कर देंगे। ठीक है, तो इससे उसमें इक्वालिटी लाने के लिए, तो ये अपना टोटल हो गया कि मतलब 10,000 डिवाइडेड बाई 2+1, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5,000+1 मतलब 5,001 वोट्स। तो अब जीतने के लिए कितने वोट्स निकालने पड़ेंगे, 5,001 वोट्स। अब जो 5,001 वोट्स इसमें निकाल लेगा वही विजेता घोषित हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक बार पहली बार जब काउंटिंग होती है, तब अगर 5,001 वोट किसी को नहीं मिल पाए, ठीक है, लेट मतलब एक फॉर एग्जांपल देके चल रहा हूँ, तो उसमें फिर क्या रहेगा कि जो सबसे लास्ट में कंटेस्टेंट आया है उसके वोट निकाले जाएंगे, क्योंकि इसमें जो मतलब जो बैलेट पेपर रहता है उसमें जो एमपीज और एमएलएज इनको चॉइस भरनी पड़ती है कि हमारा पहला वोट, फर्स्ट हमारी प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस हमारी क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। तो जब आपने ये सारा कुछ हो गया, तो जब बैलेट पेपर ओपन करे जाएंगे तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस ओपन की जाएगी सबकी। फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जिसके सबसे लास्ट में सबसे कम वोट आए होंगे उसके वोट्स देखे जाएंगे और उसके वोट्स को मतलब उसको हटा दिया जाएगा, और उसके जो वोट्स हैं उनकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी और उसकी सेकंड प्रेफरेंस को इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस में ऐड कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, कि जो सबसे लास्ट में आया है, मान लीजिए सबसे लास्ट में डी आया है और डी को मान लीजिए 4 वोट मिले हैं, 10 में से 4 वोट डी को मिले हैं। ठीक है, तो उसके जो 4 वोट हैं, अब 4 वोट की जो सेकंड प्रेफरेंस है, मान लीजिए सेकंड प्रेफरेंस चारों की रामनाथ कोविंद है, तो फिर वो चारों वोट डी से हटके रामनाथ कोविंद जी के खाते में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मतलब मोटा मोटी तरीके से बता दिया गया है कि कैसे प्रेसिडेंट की प्रोसेस चलती है। इसमें मतलब अगर इस प्रोसेस में एक बार नहीं हो पाए तो फिर से एक प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी, इसके बाद फिर देखा जाएगा कि सबसे लास्ट में किसके वोट हैं, फिर उसको वैसे ही देखा जाएगा, उसकी थर्ड प्रेफरेंस निकाली जाएगी और ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस अपन चलाते रहते हैं। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट रहता है, तो प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर द 5 years फ्रॉम द डेट, ये 5 साल का इनका टेनर रहता है। और ये रिजाइन जो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट किसको देते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट के हटाने का मात्र एक ही नियम है, जो उनको इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट प्रोसेस को हिंदी में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहते हैं। तो जो प्रक्रिया होती है वो एक ही मतलब कंडीशन में होती है, वो कंडीशन है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के अतिक्रमण मतलब करने के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, और अब उसका आर्टिकल 57 जो है उसमें री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बताया गया है, मतलब अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट कितने बार भी री इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जा सकता है, जैसे यूएस में मैक्सिमम जो टेनर है वो 2 बार है, 2 बार से ज़्यादा यूएस में कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है, पर अपने यहाँ कोई भी कितनी बार भी बन सकता है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन टू बिकम प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसको 35 साल की एज कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए।
ही शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो भी संसद है उसके किसी भी सदन का उसको मेंबर नहीं होना चाहिए। ही शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के मतलब जो लेजिस्लेचर है, विधानसभा है उसका, उसको मेंबर नहीं होना चाहिए। और किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे नहीं होना चाहिए। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं बताया गया है, बट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सुप्रीम कोर्ट ने किसी किसी केसेस में उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन दी है। उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूनियन हो गया, और स्टेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं। मतलब ये लोग अपने पद पे रह के इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, बाकी के लोगों को अपने पहले पद छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से लोग अपने पद पे रह के ही कंटेस्ट कर सकते हैं? वो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, मिनिस्टर ऑफ यूनियन, स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जैसे रामनाथ जी कोविंद ने अपना पद छोड़ दिया, अगर वो ना भी छोड़ते तब भी मतलब वो अपने पद पे रह के काम कर सकते थे। ठीक है, हम पद पे रह के चुनाव लड़ सकते थे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ओथ, तो ओथ राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को ओथ दिलाने का जिम्मा किसको दिया गया है? वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को ओथ दिलाते हैं। ठीक है, अगर वो कभी अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो उनको शपथ दिलाएगा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो जो भी डाउट रहेंगे सो मतलब राष्ट्रपति जी के इलेक्शन से रिलेटेड, वो सारे डाउट कहाँ सॉल्व, मतलब किसके जो सारे डाउट कहाँ सॉल्व किए जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में रहेगा। और इलेक्शन के 30 दिन के अंदर वहाँ पिटीशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये उनका सारा को सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा। ठीक है, और आर्टिकल 61 ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसेस। आर्टिकल 61 पार्लियामेंट को किसके लिए एम्पावर करता है? वो करता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसेस। अब इम्पीचमेंट क्या रहता है? इम्पीचमेंट है हटाने की प्रक्रिया, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकलता ही है, चाहे यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो। अगर नहीं निकला है तो निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब इम्पीचमेंट का एक ही कंडीशन है, कंडीशन याद रख लीजिए यूपीएससी के, अगर आप किसी भी कोचिंग के पेपर उठाएंगे लास्ट ईयर के, तो वहाँ 10 जगह पूछा गया है कि इम्पीचमेंट करने की प्रोसेस क्या है। एमपीपीएससी में ये पक्का आएगा, ये आप मान लीजिए कि इम्पीचमेंट करने की प्रोसेस क्या है। तो इम्पीचमेंट करने की प्रोसेस है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट किया है तब वो इम्पीच हो सकता है। इम्पीच होने की प्रोसेस क्या रहेगी कि उसमें सबसे पहले किसी भी हाउस में 1/4 ऑफ मेंबर उस चीज को उठाएंगे। ठीक है, जो चार्ज रहेगा वो 1/4 मतलब मेंबर उसको साइन करके उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उन्हें 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। 14 दिन के नोटिस में वो बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर जो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन होगा वो बोथ द हाउसेज को सेपरेटली 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस से पास कराना रहेगा। किससे कराना रहेगा? 2/3 ऑफ 2/3 किसका? टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। हाउस के कितने टोटल मेंबर्स हैं? मान लीजिए अगर 545 टोटल मेंबर हैं हाउस के, तो उससे उसका 2/3 से उसको बिल को पास कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आज तक कोई भी राष्ट्रपति इम्पीच नहीं हुआ है। और इम्पीचमेंट की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें डिफरेंस है। जैसे इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है आपको बिल्कुल याद होगा कि उसमें सारे इलेक्टेड मेंबर्स, जैसे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जो 2 विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, उनके मेंबर्स, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, पर इम्पीचमेंट महाभियोग के टाइम पे नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इलेक्टेड तो करते ही हैं, उनके साथ नॉमिनेट भी करते हैं। और एक चीज हट जाती है, हटती क्या है? हटती है कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज रहते हैं, ठीक है, मतलब विधानसभा की जो विधायक रहते हैं, वो हटाने में काम नहीं करते हैं। जब इलेक्शन के टाइम पे वो वोट डालते हैं, पर हटाने के टाइम पे वो नहीं, मतलब उनका कोई रोल नहीं रहता है। ठीक है, आज तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम राष्ट्रपति, जो इसमें बाकी किसी जो स्लाइड्स नहीं है, तो मैं मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपसे बोलूँगा कि आप वो नोट डाउन करते जाएं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस, जो राष्ट्रपति भवन में वैकेंसी आती कब है, मतलब राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली कब होता है। तो एक तो हो सकता है जब उनने अपना 5 साल का टाइम पूरा कर लिया होगा, तो जब 5 साल का वो टाइम पूरा उनने कर लिया है
तो वो तब तक राष्ट्रपति भवन नहीं छोड़ेंगे जब तक नया जो राष्ट्रपति जी उस राष्ट्रपति भवन में नहीं आते, ठीक है। वो ऑफिस या जो ड्यूटीज़ हैं वो मतलब अपने हाथ में चार्जेस नहीं लेते, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है वो देश में कभी खाली नहीं रह सकता। पर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे रेजिग्नेशन, जब उन्होंने मतलब रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है, रिमूवल या इम्पीचमेंट के थ्रू उनको रिमूव कर दिया गया है, डेथ हो गई है, या कोई अदरवाइज कोई और रीज़न है, तो जब ऐसे में वैकेंसी आएगी, ऐसे में मतलब राष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा, तो उपराष्ट्रपति जी उस पद को संभालेंगे। उपराष्ट्रपति जी कब कब संभालते हैं? जब टेनर कंप्लीट हुआ है तब उपराष्ट्रपति जी का कोई रोल नहीं है। पर अगर जब वैकेंसी आई है रेजिग्नेशन से, रिमूवल से, डेथ से और या अदरवाइज, 4 तरीके से अगर कोई वैकेंसी आई है तो उसमें उपराष्ट्रपति जी पद संभालेंगे। और वो कब तक संभाल सकते हैं? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि मतलब वैकेंसी के टाइम से अगले 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद बनना जरूरी है, और उस 6 टाइम तक उपराष्ट्रपति जी संभालेंगे। जब उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी का पद संभालेंगे उस टाइम तक वो सारे जो राष्ट्रपति जी को मतलब सुविधाएं दी जाती थी, एमोलमेंट्स वगैरह जो भी दिया जाता था, वो सारा कुछ उपराष्ट्रपति जी को दिया जाएगा। तो और वो राष्ट्रपति के सारे फंक्शंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट के पावर और फंक्शंस क्या हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स में से उनकी ये हैं कि वो एक कमीशन को अपॉइंट करते हैं जो SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए इन्वेस्टिगेशन का काम करती है। इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। किस किस को अपॉइंट करते हैं थोड़ा सा लिखते जाइएगा। SC ST काउंसिल को SC ST और बैकवर्ड कमीशन के लिए जो इन्वेस्टिगेशन की काउंसिल रहती है उसको अपॉइंट करते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करते हैं। और राष्ट्रपति ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया, वो शेड्यूल्ड एरिया, किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वो जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको अपॉइंट करते हैं। और अटॉर्नी जनरल के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिएगा कि अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट भी करते हैं और उनकी रेम्यूनरेशंस जो भी उनकी तनख्वाह वगैरह होती सारा कुछ वो भी यही डिसाइड करते हैं। मतलब उनको अपॉइंट करेंगे, उनका सारा कुछ डिसाइड करेंगे, तनख्वाह वगैरह। और अटॉर्नी जनरल तब तक ही अपने पद पे रहेगा, मतलब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको मतलब सभी लोग जानते हैं कि ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स, मतलब राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी को अपॉइंट करते हैं और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। और ये लोग भी राष्ट्रपति के प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक ही, मतलब जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर रहेंगे, ठीक है। और यह रूल्स बनाते हैं मोर कन्वीनियंट बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के लिए, अच्छे कामों के लिए रूल्स भी बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अब और इम्पोर्टेंट चीज़ों में से है कि लेजिस्लेटिव पावर्स में इनका क्या आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि ही कैन समन, प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। तो मतलब वो लोकसभा का सेशन बुलाते हैं, प्रोरोग मतलब उस सेशन का जो रोकने का काम रहता है, या मतलब स्टॉप जैसे पूरा जब होता है तो वो हो गया। और डिसॉल्व द लोकसभा, डिसॉल्व द लोकसभा का मतलब ये होता है कि जब 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको डिसॉल्व करना पड़ता है। तो डिसॉल्व का काम भी किसका है? राष्ट्रपति जी का। तो राष्ट्रपति जी हर बार जो भी लोकसभा का, राज्यसभा का जो सेशन रहता है जो पार्लियामेंट का, उसको बुलाते हैं, ठीक है। बुलाने का काम, एक सत्र को समाप्त करने का काम, और पूरी पार्लियामेंट का जो जब 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, टेनर कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसको समाप्त करने का काम भी किसका है? राष्ट्रपति जी का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी ही बुलाते हैं, ठीक है। और जो एक ज्वाइंट सिटिंग होती है, ज्वाइंट सिटिंग मतलब ऐसा कि कभी कभी किसी किसी बिल पे ना मतलब दोनों हाउसेस में मतलब डिसाइड नहीं हो पाता है, दोनों हाउस एक दूसरे पे मतलब नहीं चाहते कि ये इनकी माने वो उनकी माने, तो राष्ट्रपति जी हैं जो एक ज्वाइंट सिटिंग मतलब दोनों हाउसेस के मेंबर्स को एक साथ बिठा के बुलाते हैं। और उसको बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति जी का, याद रखिएगा ये। उनको बुलाने का काम है राष्ट्रपति जी का। और उसको मतलब जो उसके हेड कौन करेगा? हेड करेंगे उसके स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसको हेड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा उनको हेड करेंगे। ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा के 12 मेंबर हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं, उनको भी यही नॉमिनेट करते हैं। तो इनका ये है। अब आगे हम जब एक बार और राष्ट्रपति जी पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के बारे में हम थोड़ा सा और ये अंदर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इनकी डिप्लोमेटिक पावर्स भी हैं, फाइनेंशियल पावर्स भी हैं, मतलब बिटो पावर्स भी हैं,
तो वीटो पावर्स भी सारा कुछ ये चीज़ें जो भी बच रही हैं ये हम उसमें बता देंगे। जो हम एक बार और जो प्रेसिडेंट का करेंगे उसमें हम प्रेसिडेंट का ही जो ये पार्ट बता दिया ये नहीं बताएंगे, और जो बच गया है वो पार्ट हम उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी राष्ट्रपति की एक और सबसे इंपॉर्टेंट पावर है जो आर्टिकल 123, याद रखिएगा आर्टिकल 123, आर्टिकल 123, 123, इसमें राष्ट्रपति को क्या दी गई है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये पैरेलल पावर नहीं है लेजिस्लेशन के, पर ये कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जब जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेशन में नहीं होती, या फिर लोग एक कोई जो है मतलब जो पार्लियामेंट का एक पार्ट जैसे लोकसभा या राज्यसभा में से एक कोई सेशन में नहीं होता, तब राष्ट्रपति जी अपने एक एडिशनल पावर के थ्रू ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। ऑर्डिनेंस में वही पावर रहेगी जो एक बिल और एक्ट में रहती है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखिएगा। इसका आर्टिकल है 123, कभी कभी पूछा जाता है। और ये मतलब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर राष्ट्रपति की पैरेलल पावर नहीं है लेजिस्लेशन की, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में जब कभी कोई ऐसी कंडीशन फंस जाती है उसको निपटने के लिए। वो हमने इसको भी पढ़ लिया है, इसको हम आगे जब हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा ही कंप्लीट कर देंगे। अभी प्रेसिडेंट का आज का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बता दिया है, उनका इलेक्शन और प्रेसिडेंट का कैसा क्या काम करते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी मैंने बनाए थे अभी के लिए, इसके बाद जो हम राष्ट्रपति अपनी सीरीज में कंप्लीट करेंगे तो उसमें हम बिल्कुल आपको, और जो पार्ट बीच का है मतलब जो अभी आपके जैसे व्यापम के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर और चीज़ों के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है, मतलब MPPSC, SSC, CGL, तो हम वो वाला पार्ट बीच में जब हम अपनी जो पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, अभी कल से ही करेंगे, तो हम उसमें वो कंप्लीट करा देंगे। आज के जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लिख लीजिए। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि जो नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगी थी 1975 से 77 तक, जो इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से 1977 तक, उस टाइम पे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे। प्राइम मिनिस्टर तो सबको पता है कौन थी, सबको पता है, हर मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता है, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी पता है कौन था, तो इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। पर प्रेसिडेंट उस टाइम कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आगे वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आपने शायद नहीं सुना होगा कभी ये क्वेश्चन। तो उस टाइम थे मिस्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये तो आप लोग को मतलब सबको जानकारी होगी कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे मिस्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो थी प्रतिभा पाटिल। फिर कारगिल वार जो हुआ था 1999 में, उस टाइम पे जो PM थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उसका फिर से सबको पता होगा कौन थे, अटल बिहारी जी वाजपेयी। पर राष्ट्रपति कौन था उस टाइम, ये फिर से आपको नहीं पता होगा, तो ये थे KR नारायण। KR नारायण उस टाइम पे राष्ट्रपति का पद संभाल रहे थे। फिर इसके बाद आपको ये तो मैंने क्वेश्चन बता ही दिया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आना ही है। आप मान लीजिए आगे के कहीं एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो उसमें है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स किस किस के नॉमिनेटेड, लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नॉमिनेटेड मेंबर्स, स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी के नॉमिनेटेड मेंबर्स, और सारे MLCs ये इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब आगे के क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है। तो ओथ दिलाने का मतलब शपथ दिलाने का काम है CGI ऑफ इंडिया का, और राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को है। तो ये आज के क्वेश्चन थे, इनमें से आशा करता हूँ कहीं कोई आपका क्वेश्चन फंसे एग्जाम में, और आप लोग मतलब थोड़ा सा इन क्वेश्चन की बदौलत कुछ अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। बाकी का आगे का हम जो प्रेसिडेंट का थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया है, वो आगे का हम जब पॉलिटिकल लेक्चर कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम वो पार्ट करा देंगे। इस पार्ट को हम छोड़ देंगे और वो पार्ट करा देंगे, ठीक है। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और प्रेसिडेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमें फॉलो करिए। ये सारा कुछ आपको मतलब मैंने ओरली पूरा बता दिया था, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस क्या थी, ठीक है, रेजोल्यूशन कैसे क्या पास होता है, 2/3 मेंबरशिप ऑफ हाउस, बिल्कुल ये सारे कुछ आपको करा दिए गए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस
हमें सपोर्ट करिए, मतलब आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपका सपोर्ट ही हमें बेहतर करने में मतलब सहायक होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।